हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं विद एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे विद चैप्टर नेम एंड एक्सरसाइजेस नेम। वहां आप कंप्लीट वीडियोज देख सकते हैं दोनों ही चैप्टर्स के। अभी देखिए, हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर पढ़ा है, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था जिसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। अब जो स्टार्ट होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या फिर कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में था, रबिंग करते थे दो बॉडीज की। इंसुलेटिंग बॉडीज हों भले ही तो उन पर चार्ज ट्रांसफर होता था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन वो रेस्ट में रहता था। ठीक है, लेकिन साथ ही हमने फ्लो भी पढ़ा था चार्ज का। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बॉडी की डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, चार्ज स्टॉप हो जाता था, उसका जो फ्लो होता था वो स्टॉप हो जाता था थोड़ी देर बाद। जैसे ही दोनों ही बॉडीज के जो पोटेंशियल हैं वो सेम हो जाते थे तो चार्ज का फ्लो रुक जाता था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहता था तब तक चार्ज फ्लो करता था एक बॉडी से दूसरी बॉडी की डायरेक्शन में। लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहेगा और चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो को ही हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो रहता है तो हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट देखेंगे। आज का जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट ही रहेगा। तो आने वाले सभी चैप्टर्स में चार्ज मोशन में ही रहने वाला है अब। ठीक है, जब चार्ज मोशन में रहता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं मेनली। सबसे पहला उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। साथ ही उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, वो पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट है। आने वाले सभी चैप्टर्स में चार्ज मोशन में ही रहने वाला है। चैप्टर 8 तक EM वेव्स तक हम चार्ज को मोशन में ही रखेंगे और कंटिन्यूअस मोशन में रखेंगे और हम स्टडी करेंगे चार्ज को मोशन में। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट रहेगा। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जो पढ़ा था, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो नहीं था। हाई पोटेंशियल की बॉडी से लो पोटेंशियल की बॉडी की डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो रहता था अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो, और नेगेटिव चार्ज होता था तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की बॉडी की डायरेक्शन में मूव करता था। इतना पढ़ा था, लेकिन वो फ्लो रुक जाता था। क्यों रुकता था? क्योंकि पोटेंशियल जब भी सेम हो जाते थे दोनों ही बॉडीज के, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था, थोड़े से टाइम के लिए चार्ज फ्लो करता है तो थोड़ा सा ट्रांजिएंट करंट भी वहां आता था। ठीक है, मोमेंटरी करंट, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमने स्टडी किया था, वहां पर भी ट्रांजिएंट करंट फ्लो करता है। अगर किसी कैपेसिटर को हम डायरेक्ट वायर के थ्रू अगर कनेक्ट कर दें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, तो थोड़े से टाइम में ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन उसके डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज हो जाता था। तो थोड़े से टाइम के लिए करंट वहां भी फ्लो करता था, है ना। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, वहां पर भी हम अगर डायरेक्ट कनेक्ट कर दें किसी कैपेसिटर को बैटरी से, है ना, जिससे चार्ज कर रहे हैं, तो वहां भी थोड़े से टाइम के लिए ट्रांजिएंट करंट फ्लो करता था। लेकिन जैसे ही दोनों ही बैटरीज और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हुआ तो वहां पर चार्ज का फ्लो रुक जाता था। तो ट्रांजिएंट करंट कहें या फिर मोमेंटरी करंट कहें, ये वहां फ्लो होता था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में, या फिर कहें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में। हम इतना सीख आए थे कि चार्ज का फ्लो जो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की बॉडी की डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो रहेगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्लो चार्ज का नहीं रहता था। अब हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस फ्लो चार्ज का पॉसिबल होगा कैसे। अगर एक बॉडी है हाई पोटेंशियल की, ठीक है, अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं कोई भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास चार्ज है 1 है, ये मान लिया इसके पास +Q1 चार्ज है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता था। ठीक है, इस तरीके से। सपोज कि इसका पोटेंशियल हाई है, हाई पोटेंशियल की बॉडी है ये। अगर एक लो पोटेंशियल की और एक और स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल हम ले लें, ठीक है, और इसको भी कोई चार्ज दें +Q2, और सपोज कर लिया कि इसका पोटेंशियल लो है, वो हम चेक करेंगे किसका पोटेंशियल हाई है किसका पोटेंशियल लो है। ये बहुत सारे हमने डेरिवेशन किए थे, बहुत सारे केसेस देखे थे, सभी में हम ये सीख गए थे कि किसका पोटेंशियल हाई है किसका लो है। ये सारी चीज़ें, स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल का पोटेंशियल भी चेक किया था हमने, V = KQ/R होता है, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है,
अब अगर हम इन दोनों ही बॉडीज को किसी वायर के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू हम इनको कनेक्ट कर दें, ओके, हमने इनको कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता था, ठीक है, चार्ज फ्लो करता था हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बॉडी, ठीक है बात। लेकिन जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि अभी तो ये हाई पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल लो है, जैसे जैसे चार्ज फ्लो होगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा और इसका पोटेंशियल घटने लगेगा। तो धीरे धीरे जो पोटेंशियल डिफरेंस था स्टार्ट में वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस एज चार्जेस फ्लो, जैसे जैसे चार्जेस फ्लो करेगा, ठीक है। फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, दोनों का बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा वो जीरो हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल वही हो जाएगा और इसका भी पोटेंशियल वही हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप चार्ज फ्लो, ठीक है बात। ये था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में। अगर हम चाहते हैं कि ये फ्लो कंटिन्यूअस रहे तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें इस बॉडी को हाई पोटेंशियल पर रखना होगा और इस बॉडी को लो पोटेंशियल पर रखना होगा, ठीक है। दोनों के बीच में फिर से हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर कहें इसको हाई पर रखना होगा, इसको लो पर रखना होगा, कुछ भी कर लें, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। किसी एक का पोटेंशियल हमको हाई करना पड़ेगा और किसी एक का या फिर कहें लो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस चैप्टर में जो मेन पढ़ने वाले हैं, हम इसमें कनेक्ट कर देंगे इसको। पॉजिटिव पोटेंशियल अगर हाई पोटेंशियल पर रखना है तो एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे जिसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, हाई पोटेंशियल पर हो जाएगा, और इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, जो दूसरी बॉडी है जिसका पोटेंशियल हमको लो करना है, ठीक है। तो ये जो बैटरी है या फिर सेल है, ये मेंटेन करके रखेगी पोटेंशियल डिफरेंस को, ओके, मेंटेन करेगी पोटेंशियल डिफरेंस को। फिर क्या होगा, चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन से ऐसे करके मूव करेगा और नेगेटिव पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, वही करंट की डायरेक्शन होती है, सही है बात। तो ये चीज हमने पढ़ चुके थे कि चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाता था, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फ्लो कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए हम एक बैटरी लगाएंगे जिसका अपना ईएमएफ होगा। ईएमएफ को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन वो मेंटेन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, जिससे कि चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल, और वो फ्लो होता ही रहेगा। यहाँ जो लो सेम हो गया था इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, जो इसका भी पोटेंशियल सेम हो गया था, इसका भी पोटेंशियल सेम हो गया था, तो हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। फिर से क्या किया, इसने जो चार्ज यहाँ था उसको उठा के फिर से इसे दे दिया, ठीक है। यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऐसे ही तो मूव करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो वो पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट दोनों एक सेम पोटेंशियल पर हो गए थे, तो फिर से हमें चार्ज निकाला इससे, और इस बैटरी ने क्या किया, उस चार्ज को निकाल के फिर से इसे दे दिया, इससे फिर से इसका हाई हो गया पोटेंशियल, फिर से चार्ज का फ्लो कंटिन्यूअस हो गया। तो जब भी चार्ज का फ्लो रहता है तो हम उसको कहते हैं करंट, ठीक है। करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही है, इसको हम एक आइडेंटिकल केस से समझ सकते हैं कि आपके घरों में जैसे ओवरहेड टैंक होता है जिसमें पानी भरा रहता है, वो पूरे घर में पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, वो हम सबसे टॉप पर रखते हैं उसको। हमारे घर में जो सबसे टॉप प्लेस होता है छत पर, वहाँ हम उसे ओवरहेड टैंक को रखते हैं और वहाँ से वो कंप्लीट पूरे घर में सप्लाई होती है। अगर हम देखें, अगर मान लीजिए आपके घर में एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है, और फर्स्ट फ्लोर की जो छत है वहाँ हमने ओवरहेड टैंक को रखा हुआ है, पानी की सप्लाई स्टार्ट होगी। आपने जनरली देखा होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जो फ्लो रेट होता है पानी का, जो वाटर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, लेकिन उसके ऊपर वाली जो फर्स्ट फ्लोर होती है वहाँ पर जो वाटर का फ्लो होता है वो बहुत थोड़ा सा कम हो जाता है। मीन से कंपैरिजन टू ग्राउंड फ्लोर वो जो है कम होता है, वहाँ फ्लो कम रहता है, थोड़ा सा पानी धीरे धीरे आता है कंपैरिजन टू ग्राउंड फ्लोर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहाँ हाइट का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ओवरहेड टैंक रखा हुआ है सबसे ऊपर, और फर्स्ट फ्लोर पर बात करें तो हाइट का डिफरेंस कम है। जैसे ही हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो जो हाइट का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वाटर का फ्लो अच्छा हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, वहाँ हाइट की बात करते थे हम, हाइट का डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लो अच्छा हो जाएगा, वाटर का फ्लो अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आइडेंटिकल केस है ये, अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस हाई कर दें तो जो चार्ज का फ्लो है वो भी अच्छा हो जाएगा, चार्ज तेजी से फ्लो करेगा, फ्लो रेट ऑफ चार्ज विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे चार्ज का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम आइडेंटिकल केस है ये,
तो हमें करना क्या है, एक बैटरी लगा देते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी। तो मेन चीज हमने क्या पता करना है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज विल ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए हम बैटरी लगाएंगे। तो कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो करता है जब भी वहां इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन चार्ज का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया से। प्रॉपर भी नहीं होता, चार्ज फ्लो भी करता है। एक और मैं आपको केस बताता हूं, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कई बार स्टडी कर चुके हैं हम इस चीज को, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है बात, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि इसको एनर्जी मिलती है। रूम टेम्परेचर, कोई भी मटेरियल है उसको रूम टेम्परेचर पर हम रखते हैं तो उसके एटम्स को एनर्जी मिलती है, क्योंकि टेम्परेचर मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से क्या होगा कि उस एटम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एटम न्यूट्रल होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सेंटर पर न्यूक्लियस रहता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। वहां के जो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे हाई एनर्जी मिलती है, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है, जैसे ही उनको टेम्परेचर मिला, उनको एनर्जी मिली, तो अपनी हायर ऑर्बिट में जाएंगे। हायर ऑर्बिट में उनको मिलेगी नहीं तो क्या करेंगे, वो एटम को छोड़ देंगे, एटम से रिलीज हो जाएंगे। तो एटम से अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया या दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो आयनाइज्ड हो गया पॉजिटिवली, और एक इलेक्ट्रॉन उससे फ्री हो गया, जो कि पूरे कंप्लीट मटेरियल में रैंडमली मूव करता रहता है टू एंड फ्रू, इधर उधर चारों तरफ हर डायरेक्शन में 360 डिग्री एंगल पर सब तरह हर तरह से मूव करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में एट रूम टेम्परेचर। सिंपल सी बात है, मान लिया कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी वायर है, ठीक है, एक वायर है, थोड़ा सा मोटा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा हाई है, और कंडक्टिंग वायर है, ये कॉपर का वायर है, तो इसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है। कितना हो गया, 10⁻29, काफी हाई नंबर है ये, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में, ठीक है। सिंपली वो मूव करते रहते हैं, लेकिन वो रैंडम मोशन में रहते हैं। चार्ज तो यहां भी है ना, इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज रहता है, तो चार्ज तो यहां भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रैंडमली मूव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है ये अगर, तो कुछ इस तरीके से रैंडम मोशन में ये मूव करता है, फाइनली वो वहीं आ जाता है जहां से वो चला था, ठीक है। रैंडम मोशन में चारों तरफ मूव करके वहीं आ गया ओवरऑल। तो इस कंडीशन में भी तो चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन यहां करंट नहीं होता है। इसमें कोई भी वायर है, मटेरियल है, उसमें करंट आपको नहीं मिलेगा, टच करते हो कुछ भी नहीं होता, आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, लेकिन चार्ज तो वहां भी फ्लो करता है। लेकिन जो चार्ज का फ्लो है वो एक प्रॉपर वे में नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, अगर मान लिया कि ये पर्टिकुलर एरिया ये है, तो इस एरिया को क्रॉस करके गया इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर से वापस होके वो वहीं आ गया, है ना, कोई भी नेट डिस्प्लेसमेंट उसने नहीं दिया, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को इसने क्रॉस नहीं किया। तो चार्ज का फ्लो, अगर वो किसी एरिया की एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, कोई भी पार्ट ले लिया, अगर मान लीजिए ये एक प्लेन है, इसको पार करके एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो उस कंडीशन में ही करंट यहां पर बन पाएगा। अगर वो कंप्लीटली उसे पार नहीं कर पा रहा है तो वहां करंट नहीं रहेगा, ठीक है बात। तो करंट कब आएगा, जब प्रॉपर वे में एक साइड से दूसरी साइड तक वो फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, चार्ज का फ्लो होगा, तभी वहां पर करंट होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ net charge from one side of an area to another side, then we say there is an electric current,
वी से देयर इज एन इलेक्ट्रिक करेंट। ओके, तो एक एरिया का कोई भी एक पार्ट है, फिर से समझिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक वायर है और इस वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन से कोई भी चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी है, तो करंट बनेगा। कुछ इस तरीके से ये पार करके इसे जा रहे हैं, चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके जा रहे हैं कंप्लीटली इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक है बात? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हैं अगर ये। ओके, तो उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो व्हेन ये दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कैसे करेंगे? मेन चीज आएगी इसका मेजरमेंट। पहली बात, यहां तो करंट नहीं होता, तो हम करते क्या है, वायर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है। ये तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ये वायर है प्रॉपर, ठीक है, इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया, ये मान लीजिए मोटा वायर है, इसको क्या करते हैं हम, सिंपल एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। एक एंड को मान लिया कि हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, बैटरी का अपना एक पोटेंशियल होता है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और सिंपल सी बात है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो किधर मूव करेंगे, टुवर्ड पॉजिटिव एंड। तो जो इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन तो रहेगा इसका, ये जो मोशन है ना रैंडम मोशन, ये भी साथ में रहेगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, ये ड्रिफ्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है हमने इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअल में, अगर इस मोशन को अगर हम यहाँ देखें तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ इसे। ये जो मोशन है रैंडम मोशन तो है इलेक्ट्रॉन का। मान लिया इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है, ये रैंडम मोशन कर रहा था। ये वाला जो रैंडम मोशन था कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। फाइनली वो यहां आया। ठीक है, लेकिन हमने जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इसने क्या किया, ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगा यहां से इधर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसे इस डायरेक्शन में मूव करना है। तो हमें इसका जो पाथ है ये रैंडम मोशन भी करेगा साथ में। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका पाथ फिर हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, कुछ ऐसे हो जाएगा इसका पाथ, साथ में थोड़ा सा ये ड्रिफ्ट कर गया अपनी जगह से। तो ये यहां पहुंचेगा फाइनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया। ये जब हमने विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब था ये इसका पाथ। और ये वाला जो पाथ है वो तब है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये जीरो था तब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, उस कंडीशन में ये वाला पाथ उसका आ जाएगा। तो इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कर दिया, इतना ड्रिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया। रैंडम मोशन के साथ साथ वो ड्रिफ्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि रैंडमली मूव करते रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो वहां पर हुआ क्या, अब ये एक पर्टिकुलर एरिया से, देखिए यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर एरिया है वायर का, यहाँ हमने कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहाँ से यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने अपना प्लेस चेंज कर दिया, पर्टिकुलर एरिया से उसने क्रॉस कर लिया, नहीं कर लिया। हमने यहाँ क्या पढ़ा था, व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ नेट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन साइड ऑफ एन एरिया टू अनदर साइड। तो वन साइड ऑफ एरिया अनदर साइड, एक पार्ट से दूसरी साइड में हमने यहाँ चार्ज का फ्लो हो गया, तो यहाँ पर करंट
बनेगा, करंट फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है बात। तो करंट कब कब फॉर्म होगा, जब जब जो चार्ज है नेट चार्ज ट्रांसफर होना जरूरी है किसी भी प्लेन से। अगर ये प्लेन है तो इससे नेट चार्ज को ट्रांसफर होना जरूरी होगा, तभी वहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो ठीक है बात समझ में आई। लेकिन अब इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट देखेंगे हम। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, उसके लिए देखिए मेजरमेंट जब भी हम करेंगे तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लेंगे उसको परपेंडिकुलर रखेंगे, ठीक है बात। क्यों रखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता तभी लग पाएगा अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल हैं, ये फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मान लीजिए चार्ज पार्टिकल हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ही मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन हैं ये नेगेटिवली चार्ज, और ये फ्लो कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से। तो हमने जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया, हमें वो लेना है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है बात, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लेना है जो भी एरिया है, जो गिवन एरिया है। यूनिट एरिया की बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि जो क्वांटिटी है वो बदल जाएगी, उसकी बात करेंगे हम करंट डेंसिटी में। केवल हमको इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे उसको परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम फ्लो हम तभी पता कर पाएंगे जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा परपेंडिकुलर होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कहीं से पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके, कोई भी यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है किसी भी टैंक से, ठीक है, कोई भी टंकी है पानी की। तो यहाँ जब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर परपेंडिकुलर लेते हैं तो जो वाटर का फ्लो होता है वो वाटर करंट होता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है तो ये इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना। तो वाटर का जो फ्लो अगर हो रहा है यहाँ पर, हम एक रिंग लें और उस रिंग को बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम वाटर उससे निकल के नीचे आएगा। अगर हम उस रिंग को थोड़े से करके उसका एंगल अगर हम चेंज करेंगे, है ना, तो पानी कम होता जाएगा। अगर उसको हम बिल्कुल इस तरीके से कर देंगे, ठीक है, उसके पैरेलल, तो पानी का फ्लो जो है उससे नहीं होगा, उस रिंग से, पर्टिकुलर रिंग से, तो हमें कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि चार्ज का तो फ्लो हो रहा है लेकिन उस रिंग से फ्लो नहीं होगा फिर उस कंडीशन में, क्योंकि वो उसके पैरेलल हो जाएगी बिल्कुल। अगर इस वाटर के फ्लो में अगर हम एक रिंग को कुछ इस तरीके से रखें तो उस रिंग से कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो तो फिर भी हो रहा है, वाटर का फ्लो तो फिर भी हो रहा है। अगर ऐसे ही हम यहाँ अगर एक कुछ इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लें इसके पैरेलल, तो बिल्कुल भी कोई भी चार्ज इससे पास करके नहीं जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है उस गिवन क्रॉस सेक्शन, वो तो जीरो होगा, क्योंकि वहां से तो चार्ज पार्टिकल फ्लो ही नहीं करेगा। तो मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल कितना फ्लो कर रहा है उसके लिए हमें उसको परपेंडिकुलर रखना जरूरी होगा, ठीक है बात। तो करंट को जब भी हम मेजर करेंगे तो उसे परपेंडिकुलर रखेंगे। अब हम देखते हैं करंट का मेजरमेंट, उसके लिए थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसे यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे करेंगे हम इसे, ओके, कैसे समझेंगे इसे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं। सिंपल सी बात है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, है ना, चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, उसको परपेंडिकुलर रखना है हमें, ओके। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो देखिए मेजरमेंट कैसे करेंगे वो चीज मैंने पहले ही यहां लिख दिया है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। किस तरीके से, ऐसे समझ सकते हैं आप इसे, कोई भी कंडक्टर है, मान लिया कि ये कंडक्टर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है या फिर एरिया है उसको हम कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल हैं, वो फ्लो करके कुछ इस तरीके से लीव करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है बात। चार्ज पार्टिकल हैं ये, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तो करंट कैसे बनेगा। अगर चार्ज पार्टिकल हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है। क्रॉस करके वो जा रहे हैं दूसरी साइड में, एक साइड से दूसरी साइड में जाना जरूरी है, नेट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। नेट चार्ज फ्लो करके जाना चाहिए वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, तभी चार्ज हो पाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट हो पाएगा। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया, जो हमने परपेंडिकुलर रखा था। फिर से इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ओके, कंडक्टर ले लिया,
अक्रॉस एन एरिया, ये एक एरिया है जो गिवन एरिया हमने लिया है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइन एज। तो हमको करंट को सिंपल डिफाइन करना है, तो उस कंडीशन में जो ये कंडीशन है पहले ही हमने नोट कर ली है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, सिंपल सी बात है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया, जो कि कंडीशन थी परपेंडिकुलर रखा हमने उसको, अक्रॉस दैट एरिया, तो गिवन एरिया होगा यहाँ पर यूनिट एरिया नहीं लेना है, और पर यूनिट एरिया ले लेंगे तो ये क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी, फिर करंट डेंसिटी बन जाएगी। ये अभी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अक्रॉस दैट एरिया, ध्यान रखना है दैट एरिया नॉट यूनिट एरिया, ठीक है, अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम, तो सिंपल सी बात, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, इज इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही सिंपल बात, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम आई से डिनोट करेंगे, कैपिटल आई स्मॉल आई। चार्ज फ्लोन, सिंपल मैथमेटिकल, इसको कैसे लिखेंगे, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, या फिर कहें टाइम इंटरवल, जितना भी चार्ज फ्लो किया, ओके, उसने कितना टाइम लिया उस चार्ज को फ्लो करने में, वो वाला टाइम लिखना है यहाँ, और जो चार्ज फ्लो किया वो चीज़, ठीक है। अगर Q चार्ज फ्लो कर रहा है और वो T टाइम लेता है, स्मॉल t टाइम लेता है, तो कितना हो जाएगा करंट, Q अपॉन T। तो ये रहेगा मैथमेटिकल रिलेशन, इससे हम करंट को फाइंड आउट करेंगे, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, Q इक्वल्स टू IT, सिंपल हमने न्यूमेरिकल तो किए ही थे, ठीक है। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अभी इसकी हम यूनिट की बात करेंगे, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, सिंपल वे में लिख देते हैं, लेकिन अभी एम्पियर को डिफाइन भी करेंगे हम, एम्पियर, ओके। तो AMP, साइंटिस्ट थे एम्पियर, उनके ही नाम पर, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा काम किया था, उन्हीं के नाम पर इसकी जो है यूनिट रख दी थी, एम्पियर, ओके। AMP हम इसको जनरली लिख देते हैं, तो कंप्लीट लिखेंगे तो एम्पियर इसकी यूनिट रहेगी, ठीक है बात। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट को मैथमेटिकल रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी देखते हैं अभी थोड़ा सा, है ना। उससे पहले हम देखते हैं कि अगर ये जो रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये चेंज नहीं हो रहा है, हर एक सेकंड में अगर मान लीजिए कि 3 चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से, तो 3 चार्ज पार्टिकल ही अगर निकलते रहे हर एक सेकंड में, आने वाले हर एक सेकंड में, तो करंट जो होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, स्टेडी करंट कहेंगे हम उसको, ठीक है। तो करंट के जनरली हम दो ये टाइप देखेंगे, एक तो स्टेडी करंट, ओके, और दूसरा होगा वेरिएबल करंट। तो स्टेडी करंट कब होगा, जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर कहें व्हेन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ये लिख देना व्हेन फ्लो रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट वेरी विद टाइम। अगर टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, जितने चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं किसी एरिया को, तो वो उतने ही क्रॉस करते रहें, तो वो स्टेडी करंट होगा, एक कांस्टेंट करंट होगा, या फिर कहें यूनिफॉर्म करंट रहेगा, ठीक है। स्टेडी करंट मींस यूनिफॉर्म करंट, कांस्टेंट करंट भी कह सकते हैं इसको, कांस्टेंट करंट, ओके। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल यही फॉर्मूला यूज में आएगा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर डेल्टा Q चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम लिख देंगे डेल्टा Q चार्ज, अगर वो डेल्टा T टाइम ले रहा है तो हम लिख देंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से हम करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और है, इस कंडीशन में जब फ्लो रेट चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म रेट है, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तो उस कंडीशन में जो स्टेडी करंट होगा उसे हम जो कहेंगे, करंट को, जो स्टेडी करंट है, इसको हम एवरेज करंट भी कहेंगे, एवरेज करंट भी कहेंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट भी कहेंगे,
इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस। ओके, क्लियर है बात? यही है एवरेज करंट या मीन करंट या इंस्टेंटेनियस करंट या फिर सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट स्टडी है तो वो सारी वैल्यूज होंगी वही करंट की, किसी भी पॉइंट पर आप निकाल लीजिए। इंस्टेंटेनियस करंट क्या रहता है? किसी इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट करंट की जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस करंट है। देखिए जैसे वेलोसिटी में हमने बात की थी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह समझिए आप इसे। अगर एक बाइक है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है बात, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलेगी। अगर दो पॉइंट्स के बीच में अगर ए और बी की हम बात करें तो इसके किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी इसकी पता करें, कोई बाइक है तो जो आपका जो मीटर दिखाता है वो उसका मैकेनिकल मीटर हो या फिर डिजिटल मीटर हो, जो वैल्यू दिखाता है उसकी स्पीड की 50, 40, 60, 70, 80, 100, वो क्या होती है? उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ए और बी दो पॉइंट के बीच में, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए सब जगह, ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, वो 50 ही आनी है। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी? 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ठीक है बात। इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए, वो 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर 50 ही रहेगी, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ना। तो वैसे ही जो करंट है, अगर यूनिफॉर्म करंट है तो इंस्टेंटेनियस करंट भी वही होगा, एवरेज करंट भी वही होगा, और सिंपल करंट की बात करें तो करंट की वही वैल्यू रहेगी। तो जब भी यूनिफॉर्म करंट होगा तो वैल्यू सिंपल Q/T कर देना, जितना चार्ज फ्लो करके गया जितने टाइम में। एग्जाम्पल से समझिए इसे, अगर मान लेते हैं हाँ 6 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड। तो फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक करंट I, कितना होगा इलेक्ट्रिक करंट उस कंडीशन में। कैसे निकालेंगे इसे? देखिए सिंपल सी बात है, I = यही रिलेशन लगाएंगे, Q/T, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? 6.6 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है बात। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6 × 10⁻6 से, Q = N होता है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन, ये तो चार्ज हो गया Q, ठीक है बात, ये हो गया चार्ज Q, और कितने टाइम में? पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो चार्ज पर सेकेंड, चार्ज हो गया, ये टाइम लगा दिया 1 सेकेंड हमने, तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये टाइम हो गया। कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर? इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हाँ 9.6 × 10⁻13 और कुछ नहीं, 16 × 6 = 96, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा 9.6, और ये 10⁻19 ये प्लस, ठीक है बात, तो ये हो जाएगा -19 एम्पियर, ओके, अपॉन 1 में तो है ही। तो करंट को हम कुछ इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये करंट की एवरेज वैल्यू भी है इस कंडीशन में, अगर वो फ्लो रेट कांस्टेंट है, उसका चार्ज का फ्लो रेट क्या है? कांस्टेंट है, या फिर कहें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये होगी करंट की वैल्यू। सिंपल एम्पियर इसकी क्या है? यूनिट है। अब हम बात करें, अगर ये तो स्टेडी करंट हो गया, अगर इसकी जगह हम बात करें वेरिएबल करंट की। अच्छा, इसके एग्जाम्पल और देखें, अगर हम स्टेडी करंट कहाँ कहाँ रहता है? एग्जाम्पल, स्टेडी करंट देखिए, जब क्लॉक, जो वॉल क्लॉक होती है, उसमें जो सिंपल मूव करती हैं, जो घड़ी की जो नीडल होती हैं, है ना, वहाँ स्टेडी करंट फ्लो करता है, क्योंकि उसमें सेल लगा रहता है ना, बैटरी लगी रहती है, छोटा सा सेल लगा रहता है घड़ी में, जो क्लॉक होती है वहाँ स्टेडी करंट फ्लो करता है, तभी वो एक अपने यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है। तो स्टेडी करंट फ्लो होता है उसमें, किस किस में फ्लो होता है? क्लॉक में, ओके, घड़ी में। और ट्रांजिस्टर, जो रेडियो जो होते थे पहले, ठीक है, ट्रांजिस्टर, उसमें भी स्टेडी करंट, यूनिफॉर्म करंट फ्लो करता है। और हम अगर बात करें हियरिंग एड्स जो कानों में लगाते हैं, जो लोग कम सुनते हैं, उनको हियरिंग एड्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ
स्टडी करंट फ्लो करता है, क्योंकि उनको एक स्टडी साउंड उनको मिलना चाहिए। अगर करंट ही स्टडी नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म करंट नहीं रहेगा, तो उनको एक कांस्टेंट साउंड नहीं मिलेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, इस तरीके से उनको प्रॉब्लम होगी, फ्लक्चुएशन होगा। तो वहाँ स्टडी करंट होता है। तो क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में, हियरिंग एड्स, टेलीविज़न, मोस्टली करंट जो है स्टडी करंट ही रहता है। हमारे घरों में जो चलता है वो स्टडी करंट ही है, ठीक है। कोई भी रेडियो, टीवी, कुछ भी हम अगर चला रहे हैं, है ना, वो स्टडी करंट ही है। सिंपल सी बात है। तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे। अब वेरिएबल करंट की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है। ये हो गया स्टडी करंट। अब वेरिएबल करंट अगर हम देखें, इसे आप नोट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे मैं वेरिएबल करंट को कर लेते हैं, ठीक है। इसे हटा देता हूँ यहाँ से इतना पार्ट। वेरिएबल करंट, देखिए वेरिएबल करंट के लिए क्या होना चाहिए, ये हट गया, यहाँ से हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी अभी हमें, है ना। यहां फ्लो रेट ऑफ चार्ज अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर मान लीजिए यहां से एक किसी सेकंड में 2 चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके गए एक पर्टिकुलर एरिया को, ये चार्ज पार्टिकल हैं सपोज, ओके। तो इस कंडीशन में अगर फर्स्ट सेकंड में 2 चार्ज पार्टिकल क्रॉस करके गए, नेक्स्ट सेकंड में 3 चार्ज पार्टिकल इसे क्रॉस करके जा रहे हैं, नेक्स्ट सेकंड में 4 चार्ज पार्टिकल इसे क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है। हर सेकंड में चार्ज पार्टिकल जो क्रॉस करके जा रहे हैं उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, वो वेरिएबल है, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोज इज वेरिंग, ठीक है। यहां हमने लिखा था व्हेन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट वेरी विद टाइम, इसमें हम लिखेंगे व्हेन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरी विद टाइम देन करंट विल बी वेरिएबल करंट, ओके, वेरिएबल करंट। अब वेरिएबल करंट जो है उसे कैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम वेरिएबल वेलोसिटी को देखते थे, ठीक है। वेरिएबल जब वेलोसिटी होती है किसी भी बाइक की, मान लीजिए अभी ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही, थोड़ी देर बाद 40, फिर 30, 32, 35, 60, 65, 70, हर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है या फिर स्पीड है वो चेंज हो रही है, ठीक है। वैसे ही वेरिएबल करंट रहेगा, है ना। वेरिएबल करंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसमें हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता कर सकते हैं। बाइक चलती है सिंपल, उसकी हम कौन सी वेलोसिटी पता करते हैं, जो उसका मीटर शो करता है, ठीक है। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो या फिर मैकेनिकल मीटर हो, जो शो करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है उसकी, ठीक है। तो हम केवल उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ही पता कर सकते हैं। हर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करो, फिर सबको ऐड करो, फिर उसको जितनी आपने वैल्यूज पता की उनको डिवाइड करो, तब जाके आप उसकी एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर वेरिएबल स्पीड है तो उस कंडीशन में हम केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते थे। कैसे निकालते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे, dx/dt, ये होती थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कब, कौन से केस में, जब वेलोसिटी वेरिएबल हो, वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, है ना। और कैसे निकालते थे इसको, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा x/डेल्टा t, ये फॉर्मूला रहता है। कोई भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है उसको हमें फाइंड करना है, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 रखो, अगर टाइम है वहां पर, टाइम के साथ पता कर रहे हैं उस क्वांटिटी को, तो डेल्टा x/डेल्टा t, ये तो सिंपल है। जो डेल्टा, ये वाली वैल्यू जो कि स्टडी करंट में थी, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं, उसका जो फ्लो है, जैसे ये स्पीड है तो स्पीड में जो डिस्प्लेसमेंट है पर्टिकुलर टाइम के लिए तो हम कांस्टेंट ले सकते हैं, और टाइम को हम 0 कर देते हैं। कुछ इस तरीके से करते थे। अगर ये ग्राफ में हम शो करते थे, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है इसके अलॉन्ग और यहाँ टाइम है इसके अलॉन्ग, तो ग्राफ होता था कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ हम जब एवरेज वेलोसिटी पता करते थे 2 पॉइंट के बीच में, है ना, 2 पॉइंट के बीच में कुछ इस तरीके से, तो ये होता था डेल्टा x, क्योंकि ये x है तो ये डेल्टा x और ये डेल्टा t, ये डेल्टा t और ये डेल्टा x, इनका डिवाइड कर देते तो क्या मिलता था हमको, एवरेज स्पीड मिलती थी, एवरेज वेलोसिटी मिलती थी, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको धीरे धीरे करके कम करते जाएं, ये जो 2 पॉइंट A B लिए हैं हमने, इनको हम धीरे धीरे करके कम करते जाएं, है ना, पॉइंट को, तो डेल्टा t कम होता जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, इतना हो जाएगा डेल्टा t। फिर अगर मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर आ जाए हम, तो डेल्टा t क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0,
टेंड्स टू 0, तो वो होगी इस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलती थी उसकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे हम, तो डेल्टा टी क्या होता था उस पॉइंट पर 0, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ जो वैल्यू देखेंगे वो जो टाइम होगा उस टाइम पर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको मिलती थी। तो हमको डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करना पड़ता था, तब हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती थी जो कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है। तो वैसे ही करंट की हम यहाँ बात करते हैं, जो करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट, कैसे फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस ओके, कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल इसी की तरह से। तो डी क्यू, क्योंकि यहां तो डिस्प्लेसमेंट होता था, वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट होता था, लेकिन यहां चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट पर सेकेंड या फिर पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डी क्यू अपॉन डी टी, क्लियर है बात? तो डी क्यू अपॉन डी टी से हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बता सकते हैं। जब जब करंट हमारा कैसा होगा? वेरिएबल होगा, उस कंडीशन में हम इंस्टेंटेनियस करंट ही निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे इसको? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर हमको किसी इंस्टेंट टाइम चार्ज पता है इतना फ्लो करके गया, उस इंस्टेंट टाइम को हम यहां रखेंगे, उसका लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे और डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करके उस कंडीशन में ही हम इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां हमको क्यू की कुछ इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। क्यू कुछ किसी तरीके से वेरी करेगा, कोई वैल्यू दे देगा कि भाई 2t प्लस 1 टी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन का क्या करेंगे हम? डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा वो कि भाई बताओ t इक्वस टू एट 3 सेकेंड, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी क्यू अपॉन डी टी और उस टाइम को पुट कर देंगे, वो होगा इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर है बात? तो स्टेडी करंट सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट को फाइंड करने के लिए हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। अब वेरिएबल करंट कहाँ कहाँ फ्लो करता है, जैसे एग्जांपल है इसके स्टेडी करंट के, हमने बताया क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में, हियरिंग एड्स में, बहुत सारी चीज़ों में ये स्टेडी करंट फ्लो करता है। लेकिन वेरिएबल करंट हमने देखिए लाइटनिंग पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक था लाइटनिंग वाला। इसके एग्जाम्पल्स मैं बता दूँ आपको। एग्जाम्पल्स देखिए, लाइटनिंग होती है, काफ़ी हाई करंट होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए फ्लो करता है, ठीक है, हाई करंट होता है, वो वेरिएबल करंट होता है लाइटनिंग में, ठीक है, इन लाइटनिंग। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं, है ना, कोई कैपेसिटर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, ऐसे ही तो चार्ज करते थे, और एक हमने क्या लगाते थे? रेजिस्टेंस लगाते थे, जैसे कि डैमेज ना हो कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, जब हम इसको चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे करके करंट इसमें बढ़ता है ना, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट में, सॉरी धीरे धीरे करके क्या होगा? करंट यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो करंट इंक्रीज होगा, है ना, हमने पढ़ा था जो करंट इंक्रीज होता है, तो वहाँ पर वेरिएबल करंट यहाँ फ्लो करता है जब भी चार्ज में कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप वीडियो देखेंगे, वहाँ पे कंप्लीट दिखेगा, वहाँ पे करंट का वेरिएशन भी हमने देखा था, है ना। और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहां भी वेरिएबल करंट फ्लो करता है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करें, एक कैपेसिटर है और वो चार्ज्ड है, उसको हम डिस्चार्ज करें किस तरीके से? कोई भी हम उसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, तो स्टार्ट में तो काफ़ी हाई करंट फ्लो करेगा, है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव हाई करंट फ्लो करेगा, धीरे धीरे करके ये डिस्चार्ज होगा तो करंट कम होता जाएगा। इस केस में जो ग्राफ आता था कुछ इस तरीके से आता था, हम ऐसे बनाते थे ग्राफ को, लाइक दिस। टाइम के साथ अगर हम करंट को देखते थे, है ना, तो कुछ इस तरीके से, चार्ज को देखते थे टाइम के साथ, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता था। स्टार्ट में तो मैक्सिमम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता था करंट, लेकिन धीरे धीरे करके कम होता था, फिर क्या कहते हैं, कांस्टेंट हो जाता था करंट बाद में। तो ये वेरिएबल करंट का एग्जांपल रहता था। यहाँ पर भी वेरिएबल करंट था, है ना, कुछ इस तरीके से बढ़ता था ये, स्टार्ट में धीरे धीरे करके, फिर बाद में ये भी कांस्टेंट हो लेता था, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पर ये 0 होता था, है ना, लाइक दिस। क्लियर है बात? तो चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर आप देख सकते हैं, वहाँ पे इसका कंप्लीट मिल जाएगा आपको,
है ना। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ग्राफ था उसको आप देख लेंगे क्लियर कैसे था वो ग्राफ, अभी मैंने आपको गैस के बेस पे बताया था सिंपल। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड इन लाइटनिंग, इनमें जो करंट फ्लो करता है वो वेरिएबल करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे करंट, जब स्टेडी करंट और वेरिएबल करंट। अब हम अगर बात करें इसकी यूनिट की, ठीक है, यूनिट होती है इसकी एम्पियर। अब हम फील करते हैं कि यूनिट जो एम्पियर होती है इसकी कितनी बड़ी यूनिट होती है, कैसे इसे फील कर पाए कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना करंट है ना। इसे देखते हैं, इसे यहां से मैं रिमूव कर लेता हूं। तो देखते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एसआई यूनिट देखेंगे हम इसकी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जस्ट अभी हमने देखा था कि एसआई यूनिट जो है करंट की वो क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। बात की थी अभी हमने एम्पियर की। एम्पियर साइंटिस्ट थे, बहुत ज़्यादा काम किया था इन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उन्हीं के नाम पर इनकी यूनिट को रख दिया गया था। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है, बात की थी अभी हमने इसकी, ये होती कितनी बड़ी है, इसको हम फील कैसे करें कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर करंट क्या होता है एक्चुअल में, I = Q/T, ठीक है। तो अगर 1 कूलाम चार्ज है ना, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम इंटरवल होता है, अगर 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है, 1 कूलाम चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया से जो कि परपेंडिकुलर है, कोई भी एरिया क्रॉस सेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इस तरीके से कोई एरिया है और चार्ज जो है परपेंडिकुलर टू मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, पास करके जा रहा है, अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में पास कर रहा है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, गिवन एरिया को, तो जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 होगा, 1 कूलाम पर सेकंड, जिसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ओके, अगर 1 कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से या फिर किसी भी गिवन एरिया से, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1 एम्पियर। क्लियर है बात। तो यहां से हम फील कर सकते हैं। इसे और फील करने के लिए 1 कूलाम चार्ज को अगर हम समझें इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किसी भी, अगर इनकी जगह इलेक्ट्रॉन हो, सिंपल सी बात यह है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे 1 कूलाम चार्ज को फ्लो जब कराएंगे, अगर 1 कूलाम चार्ज इससे फ्लो करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास कर रहे होंगे उस टाइम पर, वो हम अगर जानना चाहें तो सिंपल हम कई बार देख चुके हैं इस चीज को कि 1 कूलाम चार्ज है, ओके, और हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, ठीक है। देखिए चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही लेके चल सकते हैं, कोई भी Q1 Q2 कुछ भी चार्ज हो सकता है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पता करें कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें पता करने हैं, ठीक है, n हमें पता करना है किसमें, 1 कूलम चार्ज में, तो Q कितना हो गया, 1 कूलम हो गया, ओके। n हमें पता करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पता करना, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, कूलम। तो कैसे पता करेंगे, सिंपल फॉर्मूला होता है Q = N × E। तो n कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिस, ठीक है, n = Q/E हो जाएगा ना, Q/E। तो Q की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम चार्ज में पता करना है हमको, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ये 1.6 × 10⁻⁹। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, दोनों ही चार्ज थे, दोनों ही कूलम में था, तो कट जाएंगे, ठीक है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, कूलम नंबर्स आएंगे इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ से हम नंबर्स निकाल लेंगे। तो ये पॉइंट से एक 0 इंक्रीज कर लेंगे यहाँ, और 16 पॉइंट लगा के एक 0 और इंक्रीज कर लेंगे, 0.16 × 96, फिर 4 बचेंगे, 16 × 2 = 32, फिर 8 बचेंगे, 16 × 5 = 80, ठीक है, और ये 10⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +19 हो जाएगा, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 0.625 × 10⁻⁹, या फिर कहें
साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर इस गिवन एरिया से मूव कर रहे हैं पर सेकंड, एक सेकंड में इतना हाई नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे उस केस में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा पर सेकंड इस गिवन एरिया से। ठीक है, तो चार्ज तो फ्लो कर सकता है लेकिन टाइम को भी हमें साथ में रखना है। करंट के लिए टाइम जरूरी है, पर सेकंड पता करना है। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे करके फ्लो करते रहेंगे, पता नहीं कितने टाइम में। हमने एक न्यूमेरिकल किया था चैप्टर 1 में, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी बॉडी से निकल रहे हैं या फिर कहीं से फ्लो कर रहे हैं पर सेकंड, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लग जाएगा? हमने निकाला था वहां पे 198.18 ईयर, लगभग 200 साल बताए थे हमने वहां। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 200 साल लग जाएंगे। कब? जब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो करेंगे तो। लेकिन हमको यहां देखिए कितना बड़ा नंबर है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन्स को हमें पर सेकंड फ्लो कराना है, पर सेकंड हमको ये फ्लो कराना है इलेक्ट्रॉन्स को। इतना बड़ा हाई नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, इसको हमें पर सेकंड फ्लो कराना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम धीरे धीरे करके, अगर इतने नंबर के फॉर्म में लगाएं, फॉर्म में फ्लो कराएंगे तो 200 ईयर हमको टाइम लगेगा। लेकिन इसके लिए 6.25 को पर सेकेंड फ्लो कराना है। ठीक है, तो सोच सकते हैं कि आप 1 एम्पियर करंट के लिए 1 कूलम चार्ज भी काफ़ी बड़ा चार्ज है, 1 एम्पियर करंट भी काफ़ी बड़ा करंट है। तो इसे हम फील कर सकते हैं यहाँ कि 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो कर रहे होंगे किसी भी गिवन एरिया से। तो सिंपल है, इसे इस तरीके से आप फील कर सकते हैं कि 1 एम्पियर यूनिट जो होती है वो इतनी बड़ी होती है। इसकी जो कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होती हैं वो होती हैं जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ओके, और सिंपल एम्पियर में। 1 एम्पियर करंट हमारे घरों में फ्लो करता है, जनरली डोमेस्टिक हमारे यूज में जो होता है वो 1 एम्पियर करंट ही होता है। और 10⁴ एम्पियर करंट जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है ना, जब बिजली गिरती है, जो चार्ज हमें दिखता है ना, लाइटनिंग में 10⁴ एम्पियर का करंट आता है, जो कि स्मॉल टाइम में ही होता है। ठीक है, वेरिएबल करंट होता है वो। 1 एम्पियर करंट को अगर हम समझें, कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं 1 एम्पियर करंट को। अगर कोई बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब को हमने एक 220 वोल्ट, एक 220 वोल्ट वाट का एक बल्ब है, ठीक है, 220 वाट का एक बल्ब है। इसको अगर हम एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट करें जिसका 220 वोल्ट वोल्टेज है, एक ऐसा सोर्स है, ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया 220 वोल्ट का, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा उस टाइम, ठीक है, इतना वोल्टेज लगाने पर 220 वॉट का अगर बल्ब है तो वहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। ठीक है, 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो करता है। तो जनरली 220 वॉट का अगर हम बल्ब जला रहे हैं और 220 वोल्ट वोल्टेज है तो 1 एम्पियर करंट वहाँ फ्लो कर रहा होगा। जनरली हमारे घरों में जो फ्लो होता है, ठीक है, करंट जो फ्लो होता है वो 1 एम्पियर ही होता है। अगर हम 220 वॉट का, देखिए इसका फॉर्मूला होता है P = V × I, इसे हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कि I = कितना हो जाएगा, P/V। अगर P क्या है, यहाँ वॉट है, उसकी पावर है कितनी है, 220 वॉट, और वोल्टेज कितनी है, 220। ठीक है, तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट को ऐसे और फील कर सकते हैं आपके, एक 220 वॉट का बल्ब है जिसे हम 220 वोल्ट मेन से हमने इसे जोड़ रखा है किसी भी सोर्स से, तो वहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा उस सर्किट में। तो 1 एम्पियर को आप कुछ इस तरीके से फील भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ हम जो डायरेक्शन देखेंगे करंट की, वो 2 तरीके के करंट की डायरेक्शन देखेंगे। एक तो कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट जो जनरली हम पढ़ेंगे, और यही डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है, और दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसका यूज नहीं होगा लेकिन हम इसको समझ के चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक
करंट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, डिफरेंस है दोनों ही चीज़ों में, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। देखिए कन्वेंशनल करंट, सिंपल सी बात कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेंगे। सिंपल सी बात है और आप जानते भी हो इस चीज़ को। इसे ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए कोई भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में हम, और इसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका। यहाँ जो डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, सिंपल इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज की और करंट की। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है और यही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, तो ये कन्वेंशनली होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहेंगे ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेंगे, वो इसके अपोजिट मूव करेंगे, लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ये होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बात, जो कि करंट के अपोजिट होंगे, है ना। तो हम यहाँ लेके चलेंगे कन्वेंशनल करंट में पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है बात, और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है ना बात। ये नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, ये मूवमेंट है। नेगेटिव चार्ज के अलोंग डायरेक्शन नहीं होगी करंट की, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ऐसे मूव कर रहा है लेकिन करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है। तो बस ये ध्यान रखना आपको, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेंगे उधर ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करेंगे उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है बात, ये आई की डायरेक्शन होगी। ये कन्वेंशनल करंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की हम बात करें तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की बात हम नहीं कर रहे, केवल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर कहीं केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉनिक करंट लेते हैं। ठीक है, उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में ही हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को लेंगे। ठीक है, यहां से कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहां नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी है यहां पर। ठीक है, कन्वेंशनल करंट में इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट रहेगी करंट की डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे हम इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, लेकिन जो आई है वो कन्वेंशनल करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मूव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको इससे ज़्यादा लेने देना है नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट रहती है करंट की डायरेक्शन। ठीक है बात। अगर देखिए कहीं पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही मूव कर रहे हैं और अलग अलग मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मूव कर रहे हैं, एक ही जगह मूव नहीं कर रहे। ठीक है, किस तरीके से समझते हैं इसे हम, तो डायरेक्शन कैसे रहेंगी करंट की डायरेक्शन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। कैसे, केवल कन्वेंशनल करंट को ही लेके चलेंगे, इसी को लिखे रहने देते हैं हम। अगर पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव ही लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, दोनों ही चार्ज हो और अलग अलग मूव कर रहे हो, फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जनरली आपका यूज है नहीं इस चैप्टर में, लेकिन कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं भी कंपटीशन में या कहीं भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी बोर्ड में आपको ये
ज़रूरत हो सकता है। एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं ये पार्ट। अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक साथ मूव कर रहा है, बात यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, केवल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, भले ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है ये, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने पार्टिकल, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया और तीसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ले लिया मैंने, और ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है बात। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट की डायरेक्शन होगी, किसी पर्टिकुलर हम उसमें ले सकते हैं ऐसे वायर में फ्लो कर रहा है, मटेरियल वायर है कोई, उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो सकता है जहाँ पॉजिटिव चार्ज, कोई गैस हो सकती है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव कर सकते हैं, ठीक है। कोई लिक्विड हो सकता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आई पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन हो जाएगी करंट की ये, साथ ही नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और ये कम है, ये लेके चल रहे हैं हम अभी फर्स्ट केस में, केस 1 है इसका, जब पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्लियर है बात। नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये कम है, और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कम है, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। Q1 चार्ज है, मान लिया ये ऊपर वाला Q1, सभी का Q1, सभी का Q1, जितने भी पार्टिकल हैं सभी का Q1 चार्ज है, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं उनका हमने ले लिया सपोज Q2 है, इसका Q2 है चार्ज, ठीक है, सभी का चार्ज Q2 है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हैं इससे कम। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर N1, ठीक है, N1 पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से भी समझेंगे, अभी पहले थियोरेटिकल समझ लेते हैं इसे। N1 पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इधर N2 मूव कर रहे हैं, ठीक है बात, N2। यहाँ हमने क्या लेके चले हैं, N1 इज ग्रेटर देन N2। देखिए फॉर्मूलाज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको केवल समझना है, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, केवल दिमाग का यूज करेंगे आप, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, तो करंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। अब देखिए ये दोनों एक ही किसी क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहे हैं, ये दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो किसी एक ही क्रॉस सेक्शन से मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस कंडीशन में जो करंट होगा उसे आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा है, N1 ज़्यादा है, तो जो नेट डायरेक्शन होगी करंट की वो ये होगी, आई नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मूव कर रहा है और नेगेटिव चार्ज कम है, और आई नेट की वैल्यू कितनी होगी, आई पॉजिटिव में से माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि आई पॉजिटिव इधर है, आई नेगेटिव इधर है, तो आई पॉजिटिव माइनस आई नेगेटिव, ये हो जाएगा करंट। क्लियर है बात, नेट करंट हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर मान लीजिए कि टी टाइम, स्मॉल टी टाइम ले रहे हैं ये पास करने में, ठीक है बात, टी टाइम में ये पास कर जाते हैं यहाँ से यहाँ तक, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, किसी छोटे से पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में ये पास करके जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम कैसे लेंगे, चार्ज अपॉन, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होगा वो कितना होगा, देखिए N1 पार्टिकल है तो चार्ज कितना हो गया टोटल, N1 अपॉन Q1 अपॉन टी टाइम में, क्लियर है बात, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, Q अपॉन टी होता है, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, N1 पार्टिकल है तो Q1 सभी का है, तो N1 Q1 अपॉन टी, ठीक है, टी टाइम में पास करके जा रहे हैं किसी एक क्रॉस सेक्शन से, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू हमने ये ले ली, ठीक है बात। और आई नेगेटिव कितना होगा, ठीक है, उसी क्रॉस सेक्शन से जिससे पॉजिटिव पास करके जा रहे थे उसी से नेगेटिवली चार्ज उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो लेकिन करंट तो इसके अपोजिट बन रहा है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N2 Q2 अपॉन टी, ठीक है बात। आपको नेगेटिव से ध्यान काम नहीं करना, क्योंकि हमने डायरेक्शन ले ली है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए होता है, लेकिन हमने डायरेक्शन प्रॉपर ले ली है, तो मैग्नीट्यूड में हम बात कर रहे हैं करंट की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे करंट, आई नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा
N1 Q1 अपॉन टी माइनस N2 Q2 अपॉन टी, या फिर कहें दोनों के नीचे टी आ जाएगा, N1 Q1 माइनस N2 Q2 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा नेट करेंट। ठीक है बात, पॉजिटिव अलग मूव कर रहे हैं, नेगेटिव अलग मूव कर रहे हैं उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। और देखिए ये उससे डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी होती है, ठीक है, एंड होते हैं बैटरी के, और यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं कुछ इस तरीके से। उस टाइम पर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज उसी डायरेक्शन में करंट होता है, और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट मूव करता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट मूव करता है, पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव इधर। तो ये केस इसकी तरह नहीं है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज मूव, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो हॉपिंग होता है, ठीक है, वो कूद कूद के जाते हैं और ड्रिफ्ट करके जाते हैं। इसका केस अलग है, जितना नेगेटिव चार्ज इधर आएगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज उधर आएगा। तो यहाँ हम ऐसे नहीं निकालेंगे, इस तरीके से दोनों की वजह से करंट हो जाएगा ना। फिर तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट ये हो गया आई पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है करंट आई नेगेटिव, ये हो गया। यहाँ पर जो नेट करंट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा करंट एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव के तो अपोजिट रहता है ना करंट, तो नेट करंट ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। यहाँ केवल हॉपिंग होती है। किस तरीके से होती है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी मटेरियल में, क्योंकि ये मटेरियल वायर होता है, उस मटेरियल वायर में क्या होता है, आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर की वजह से उनको एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे छोड़ देते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मान लीजिए एक एटम ऐसा है जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरीके से, इसे समझ के चलते हैं, और एक पॉजिटिव चार्ज एटम है, ये आयनाइज्ड एटम है, आयनाइज्ड, ठीक है, आयनाइज्ड एटम है ये, और ये एक ऐसा एटम है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है कहीं से, क्योंकि इसने अट्रैक्ट कर लिया। ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयनाइज्ड एटम था, इसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब भी करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कराते हैं करंट को, ड्रिफ्ट करते हैं, तो वो इसने अट्रैक्ट कर लिया था, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ था। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा पास वाला, उसके जस्ट नेबरिंग वाला जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव एटम होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन ये हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा और यहाँ आ गया। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पहले पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ था, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इधर आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर मूव हुआ और नेगेटिव चार्ज इधर मूव हुआ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया और पॉजिटिवली चार्ज ने हॉपिंग किया। इलेक्ट्रॉन्स अपना प्लेस चेंज करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेंगे अपने प्लेस को, जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसे अट्रैक्ट करता जाएगा। फिर यहाँ जो पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव बचेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इसका पास वाला अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो हॉप करेंगे कौन, कूदेंगे कौन, अपना प्लेस चेंज करेंगे कौन, केवल पॉजिटिव चार्ज अपना प्लेस चेंज करता जाएगा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। तो करंट किसकी वजह से, वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। तो नेट करंट जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग की वजह से होता है। जो नेट करंट होता है हमारा, जो हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव आयन एटम्स हैं ये अपना प्लेस चेंज करेंगे बस ओनली, ठीक है, ये हॉपिंग होगा, इनको हम हॉपिंग कहेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट होगा बस, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इन दोनों की वजह से करंट नहीं होगा, क्लियर है बात। केवल इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की, जो ड्रिफ्टिंग को ही हम मोशन कहते हैं, फ्लो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से होगा। लेकिन ये एक ऐसा केस है, मान लीजिए कोई गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, ये अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज आयन अलग मूव कर रहे हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन अलग मूव कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, ये हॉपिंग नहीं है। नेगेटिव ने मूव किया उतना ही पॉजिटिव उसके अपोजिट मूव करता है, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट केस है ये। तो ये वाला केस आप अलग लेके चलेंगे, हॉपिंग वाला, क्लियर है बात। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि कुछ इस तरीके से हम नेट करंट निकालेंगे, ओके। चलिए, तो ये हो गया सेम डायरेक्शन का केस, जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन
सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो नेट करंट होगा हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है ये। पॉजिटिव की वजह से इस डायरेक्शन में हो गया करंट, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में हो गया करंट, दिस इज करंट, दिस इज करंट। अपोजिट डायरेक्शन में है करंट, आई पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है और आई नेगेटिव इस डायरेक्शन में है। लेकिन ये जो आयन है, पॉजिटिव आयन ज़्यादा है क्योंकि N1 को हम ज़्यादा लिया है, पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा लिया है, इसी वजह से नेट करंट होगा किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज आयन की डायरेक्शन से जो करंट बनेगा उसी की डायरेक्शन में करंट होगा। क्लियर है बात? इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ अपने पार्ट को, ठीक है। चलिए अब अगर कंडीशन आती है, इसी का केस 2 देख लेते हैं, ठीक है। केस 2, अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज कम है, ठीक है। अगर N1 N2 बड़ा है इस बार, मीन्स नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन जो है करंट की वो इधर हो जाएगी। कौन से केस में? अगर हमने क्या किया, ये कम कर दिए और जो नेगेटिव चार्ज है इसको बढ़ा दिया, ठीक है तो बहुत सारे लेकिन बढ़ा दिया है मैंने, 3 है तो इससे ज़्यादा दिख रहा है, ध्यान रखेंगे आप, ये ज़्यादा है, N2 ज़्यादा है और N1 ये है। डायरेक्शन तो आई नेगेटिव की यही रहेगी, पॉजिटिव की भी यही रहेगी, लेकिन आई नेट अब किधर हो जाएगा, आई नेट अब इधर हो जाएगा, है ना। पहले पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था तो आई नेट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में था, अब जो नेगेटिव चार्ज है एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो करंट जो बनेगा नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके अपोजिट बनता है, तो आई नेगेटिव की डायरेक्शन में नेट करंट होगा, ठीक है। क्लियर है? कैसे कि आई पॉजिटिव तो ये हो गया इस डायरेक्शन में और आई नेगेटिव इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि आई नेगेटिव ज़्यादा है आई पॉजिटिव से। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो जो नेट करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, किसकी डायरेक्शन में, जो जिधर नेगेटिव आयन की वजह से जो करंट बन रहा है, नेगेटिव करंट नहीं कहेंगे, नेगेटिव आयन की वजह से, करंट ड्यू टू नेगेटिव आयंस। क्लियर है बात? तो ये दोनों ही केस हो गए इसके। अभी अगर हम देखें, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज flowing in opposite direction, अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे दोनों ही, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तब क्या होगा। क्लियर है? देखते हैं, इसी फिगर से देख लेते हैं। पहले देखेंगे इसका केस 1, केस 1 देखेंगे इसमें, उसमें क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा किससे, नेगेटिव चार्ज से। कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना है, चार्ज Q1 Q2 कुछ भी, लेकिन है सेम, ये ध्यान रखना है बस। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है मीन्स यहाँ हम लेंगे N1 ज़्यादा होगा और N2 कम होगा। कैसे लेंगे देखिए, मैं यहाँ इन चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। फिर से देखिए, पॉजिटिव चार्ज को तो इसी डायरेक्शन में ले लेते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज को इसी डायरेक्शन में ले लिया, और जो नेगेटिव चार्ज है अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन नेगेटिव चार्ज अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन है कम इससे, पॉजिटिव से। क्लियर है ना बात? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड ये निकल रहे हैं, फिर टी टाइम में निकल रहे हैं, ठीक है, यूनिट टाइम में निकल रहे हैं, टी टाइम में पास कर रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, ठीक, किसी भी एरिया को, गिवन एरिया को। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट की डायरेक्शन में ही करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करते हैं उधर ही करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज जिधर फ्लो करते हैं उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा, नेगेटिव चार्ज आयन जो होंगे उसकी वजह से जो करंट बनेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर है ना बात? सेम डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, उससे ध्यान रखना है, तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है, डायरेक्शन ये होगी, तो सेम डायरेक्शन में हो गया दोनों ही, ठीक है। तो नेट करंट किधर होगा, इधर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो नेट करंट भी हमारा सेम डायरेक्शन में होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग लगा देंगे वैल्यूज, अब इस बार ऐड कर देंगे उसको, N1 Q1 अपॉन T, ठीक है बात, और फिर प्लस, क्योंकि
दोनों ही करंट ऐड होंगे ये N2Q2 अपॉन T। अगर ये N1 है और ये N2 है, इनका चार्ज क्या है, Q1 है और ये Q2 है, Q2 है। सभी का चार्ज Q2 है। बहुत सारे हैं, कितने हैं, N2 हैं, ठीक है। N2 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन है क्या कि N1 इज ग्रेटर देन N2, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, I नेट इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में I पॉजिटिव है उसी डायरेक्शन में I नेगेटिव है, उसी डायरेक्शन में I नेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर हम निकालेंगे नेट करंट। किस केस में, दिस केस 1 में। क्लियर है बात। अगर केस 2 देखें हम, केस 2, इफ नेगेटिव चार्ज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव चार्ज, या फिर कहें N2 इज ग्रेटर देन N1, इस केस में, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तब क्या होगा। देखिए N1 कैसा है, कम कर दिया इस बार और इसको बढ़ा दिया हमने, इसको ज्यादा कर दिया, N2 को ज्यादा कर दिया, मींस N2 इज ग्रेटर देन N1। क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट तो इसी डायरेक्शन में रहना है ना। जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट ऐसे करेंगे, सेम, ठीक है बात। तो करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, नेट करंट भी वही रहेगा केस 2 में। तो कुछ इस तरीके से हम कन्वेंशनल करंट, जो कि करंट है हम जो पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट है वही है ये, कुछ नहीं है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट, बस ये याद रखना है आपको। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं इसे हटा के एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैथमेटिकल एग्जाम्पल से इसे समझेंगे इसी पार्ट को, वहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम करंट को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और एक एग्जाम्पल देखते हैं अब। और ज़्यादा आपको फार्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे, जितने भी ये मैंने फार्मूलाज लिखे हैं आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। केवल करंट को देखो किस डायरेक्शन में है और सम डिफरेंस वो आप देखेंगे। अगर अपोजिट में है तो डिफरेंस ले लो, सेम डायरेक्शन में है करंट तो प्लस कर लो। चार्ज अपॉन टाइम ये याद रखना है, कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना है, ये केवल मैंने समझाने के लिए बताया है। कोई भी फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना। इसे हटा के मैं यहाँ न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, फिर आपके सामने आता हूँ उस न्यूमेरिकल को लेके, ओके। तो देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर है और वो अलग अलग मूव कर रहा है तो दोनों की वजह से अलग अलग करंट बनेगा। तो वो करंट किस तरीके से बनेगा इसे हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। इन अ नियॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें नियॉन गैस भरी हुई है, उससे कोई आपको मतलब नहीं है, बस आप आयन से बात करिए, ठीक है। 2.9 इंटू 10⁻18 नियॉन पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इतने पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका पॉजिटिव चार्ज। नियॉन आयंस आर पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन टुवर्ड राइट ईच सेकेंड, एक सेकेंड में इतने नियॉन आयंस पास करते हैं टुवर्ड राइट। नोट कर लेते हैं हम इसे, नियॉन आयन है, ठीक है, टुवर्ड राइट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर नियॉन आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट भी नियॉन आयन की वजह से जो बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट होता है, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। और ये हैं कितने, ये हैं 2.9 इंटू 10⁻18, इतने नियॉन आयंस मूव कर रहे हैं टुवर्ड राइट। नेक्स्ट, while at the same time 1.2 into 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड लेफ्ट। सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड लेफ्ट, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और कितने हैं वो, 1.2 इंटू 10⁻19, ओके। इतने इलेक्ट्रॉन टुवर्ड लेफ्ट मूव कर रहे हैं और ईच सेकेंड, वो भी ईच सेकेंड, एक सेकेंड में, ध्यान रखना है एक सेकेंड में। तो करंट किस डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव चार्ज के तो अपोजिट होता है ना करंट, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। जिधर नियॉन की वजह से बनेगा करंट उधर ही इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा। तो नेट करंट कितना होगा, नेट करंट दोनों को ऐड कर देंगे। नियॉन आयन की वजह से जो करंट बनेगा उसे हम ऐड कर लेंगे
जो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, सिंपल सी बात। अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए थे बस समझने के लिए बताए थे। बस आपको याद रखना है टोटल चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल, जितने टाइम में वो चार्ज फ्लो करके गया, बस ये याद रखो। I = Q अपॉन T याद रखना है आपको, बस ओनली उसी से करेंगे हम। ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे भूल जाओगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। नियॉन आयन की वजह से जो करंट बनेगा, ठीक है, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, कितने नियॉन आयन हैं, वो हैं 2.9 × 10⁻18। एक नियॉन आयन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका पॉजिटिव 1 हम तो मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं बस, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। एक नियॉन आयन पर इतना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। कुछ नहीं है नियॉन आयन, कोई भी एटम है, नियॉन का एक एटम है, उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फ्री हो जाता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो कितना चार्ज लेके जाता है अपने साथ, -1.6 × 10⁻19। तो इसके पास कितना चार्ज होगा, +1.6 × 10⁻19। इतना ही चार्ज प्लस में बचेगा इसके पास, नियॉन आयन के पास, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के न्यूट्रल होना है तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। लेकिन हम तो मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव तो लेना ही नहीं है यहाँ पर। एक नियॉन आयन पर इतना चार्ज है तो 2.9 × 10⁻18 नियॉन आयन पर इतना चार्ज होगा। सिंपल बात है, Q = Ne लगाना है, ठीक है। वो मैंने यूज नहीं किया, Q = Ne, ठीक है। N नंबर, ये E ये वाला चार्ज, वही चीज़ है। Q = Ne अपॉन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। लेकिन मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो I = क्या यूज करना है, चार्ज, ये याद रखो बस, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज कितना है इतना, टाइम कितना है 1 सेकेंड में, ठीक है बात। तो ये हो गया I नियॉन आयन की वजह से जो चार्ज होगा। नाउ I इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज होगा उसे और देख लेते हैं फिर से। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 1.2 × 10⁻। अच्छा, इसे सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगी ये वैल्यू, कितनी आएगी जो नियॉन आयन की वजह से करंट होगा, कितना होगा। इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखे दे रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। 0.464 एम्पियर आप इसे सॉल्व करेंगे। 2.9 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻18 और 10⁻19 को ऐड कर देंगे, जो भी आएगी वैल्यू वो ये निकल के आएगी। I नियॉन आयन की वजह से जो करंट होगा वो इतना बनेगा। अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, 1.2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19। मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं हम तो, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने ले ही ली है। अगर डायरेक्शन नहीं लेते तो फिर साइन लेके चलते अपने साथ, ठीक है। डायरेक्शन ले ली है प्रॉपर, हमने डायरेक्शन ले ली है। I नेट भी इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम डायरेक्शन खुद डिसाइड कर लेते हैं तो फिर हम मैग्नीट्यूड में बात करते हैं जब भी, ठीक है। तो 1.2 × 1.6 दिस अपॉन टाइम कितना है, 1 सेकेंड, फिर से वही। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं यहाँ इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, वो आएगा 1.92 एम्पियर। 1.92 एम्पियर, ठीक है बात। तो दोनों ही चार्जेस की वजह से मैंने करंट को यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। पॉजिटिव नियॉन आयन की वजह से और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा, इन दोनों को ही ऐड कर देना है बस, वो नेट करंट हो जाएगा। बता चुके हैं हम इस बात को, दोनों को ऐड कर देना है। नियॉन आयन की वजह से जो करंट है वो है 0.464 प्लस और ये 1.92, इन दोनों को ऐड करना है। 1.92 0.464, ठीक है। दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 9 4 13 1 एंड 1 1 2, ओके। 2.384 एम्पियर का करंट वहाँ बनेगा और दोनों की वजह से अलग अलग बनेगा। दिस इज द आंसर, ओके। तो कितना करंट होगा ये होगा 2.384 एम्पियर। क्लियर है बात। ये कहाँ मूव कर रहे थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ठीक है। नियॉन गैस इसमें भरी हुई थी इस डिस्चार्ज ट्यूब में। पॉजिटिव आयन अलग मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स अलग मूव कर रहे थे। नेट करंट जो बना वो ये बना। यहाँ होपिंग का केस नहीं है, नियॉन अलग मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अलग मूव कर रहे हैं। सो दिस इज द आंसर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी है। इलेक्ट्रॉन वाला केस हमने देखा था अलग,
केवल एक केस देखा था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे 6 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहे थे, तो कितना करंट बना था, मल्टीप्लाई करके 1.6 × 10⁻19 चार्ज हो गया। अगर 1 सेकेंड में मूव कर रहे हैं तो इनका सबका मल्टीप्लाई किया, कितना आया था वो 16 6 जा 96, तो 9.6 × 10⁻13 एम्पियर इतना करंट आया था, नहीं आया था, केवल जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। ये कब आया था, जब ओनली इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहें नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा था, मूविंग, ठीक है, तब ये आया था। यहां कहीं नेगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज को तो नहीं लिया ना, केवल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो करंट बना वही है, बाकी के पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा था, उसकी जगह उसके बदले जो पॉजिटिव चार्ज था वो हॉपिंग कर रहा था। वो हमने देख लिया किस तरीके से हॉपिंग करता है, कूदता है। तो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बना, इसमें पॉजिटिव चार्ज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का अलग कंट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज आयन जो नियॉन आयन है इनका कंट्रीब्यूशन अलग है, और दोनों की वजह से यहाँ करंट बना है। क्लियर है ना बात? तो ये दोनों ही केस क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। अभी हम इसके बाद अगर देखते हैं, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। हाँ, इसका टाइप्स देख लेते हैं। करंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और एक अगर चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है तब कितना करंट बनेगा उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसे समझ सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएगा नहीं है, ना ही उस सिलेबस में है, लेकिन आपको कंपटीशन पर्पज से या फिर कंप्लीट चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। तो देखिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर हमने करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन करंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो है डायरेक्ट करंट डीसी, जो बैटरी से होता है, सिंपल आपको पता होगा। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट वेरी विद टाइम, अगर टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है करंट की, तो वो जो करंट है उसको हम कहेंगे डायरेक्ट करंट। कैसे? अगर ग्राफ पे हम इसको ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है, टाइम के साथ अगर करंट को हम ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टाइम के साथ कोई भी चेंज है नहीं करंट में, ठीक है। करंट क्या है? कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है करंट क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर है ना? तो कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन मिलेगी जो कि कांस्टेंट करंट को शो करेगी, जिसे हम कहेंगे डीसी करंट। केवल एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। किस तरीके से? एक बैटरी को हमने लगाया और एक बल्ब को कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, ठीक है। तो केवल एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या होता है? डीसी करंट, सॉरी डीसी डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्लियर है ना? सेकंड है अल्टरनेटिंग करंट एसी। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होंगी। किस तरीके से चेंज होंगी? अभी क्या था? डायरेक्शन एक ही थी, सेम डायरेक्शन में था, पॉजिटिव ही करंट था, एक ही करंट था। यहाँ क्या होगा? फर्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन एक रहेगी और फिर उसका सेकंड जो हाफ साइकिल होगा उसमें डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, और जो करंट है वो वेरी करेगा विद टाइम। अगर टाइम एक्सिस के साथ हम देखें करंट को, पहले पॉजिटिव करंट है हाफ साइकिल तक, इसके बाद करंट जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम जाएगा, लेकिन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा। जितना एम्पलीट्यूड इधर है फर्स्ट साइकिल में उतना ही सेकेंड साइकिल में है इसका एम्पलीट्यूड। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ फर्स्ट हाफ साइकिल में डायरेक्शन पॉजिटिव है करंट की, सेकेंड हाफ साइकिल में डायरेक्शन जो है करंट की वो क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिव करंट मींस डायरेक्शन चेंज हो रही है करंट की। कैसे चेंज हो रही है उसे समझते हैं। इसके बारे में हम समझें तो इफ करंट इज पीरियोडिक विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, करंट पीरियोडिक है मींस पहले हाफ साइकिल में डायरेक्शन एक है, पॉजिटिव करंट है मींस किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट है, और दूसरे हाफ डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट है उसी एम्पलीट्यूड के साथ जिस एम्पलीट्यूड के साथ फर्स्ट हाफ साइकिल में था, एंड हैज हाफ साइकिल पॉजिटिव है एंड हाफ नेगेटिव, और हाफ नेगेटिव साइकिल है। दो साइकिल है इसकी, सेट टू अल्टरनेटिंग करंट। इसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। इसके जो एग्जांपल हैं वो एसी डायनेमो, वहाँ से हमको ये मिलता है। इसका एग्जांपल सेल, बैटरी, और डीसी डायनेमो, डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है उसका एग्जांपल है। इसे कैसे समझेंगे आप? देखिए,
ये किस तरीके से चेंज होता है। जो हमारे घरों में जो करंट चलता है वो अल्टरनेटिंग करंट है। इसको एक कंप्लीट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, चैप्टर 7 में, ठीक है। पूरा चैप्टर ही है अल्टरनेटिंग करंट का, वहाँ सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरीके से ये जनरेट होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। एसी डायनामो को भी हम वहाँ स्टडी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर इलेक्ट्रिक हाउस से कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर हैं, दो फेजेस में वायर हैं, वहाँ से वायर्स आ रहे हैं हमारे घर में, और हम उन वायर्स से एक बल्ब जलाना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से कोई बल्ब है, ठीक है, उसको हम यहाँ यूज करना चाहते हैं बल्ब को, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ किस तरीके से जलता है ये। पहले पॉजिटिव फर्स्ट हाफ साइकिल में चले हम, यहाँ से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन रहेगी ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल जो हमने ड्रॉ किया है, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगी। फिर ठीक है, ये बल्ब कुछ इस तरीके से जलेगा, लेकिन ये बहुत तेज़ी से होती हैं सारी चीज़ें। करंट बढ़ेगा, ठीक है, मैक्सिमम जाएगा, फिर ज़ीरो होगा। इसी डायरेक्शन में धीरे धीरे करके करंट बढ़ेगा और मैक्सिमम होके ज़ीरो हो जाएगा इसी डायरेक्शन में। फिर क्या होगा, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इनके जो पोलरिटी हैं वो चेंज हो जाएंगी। यही बल्ब है, ठीक है, और इस बार जो पॉजिटिव था, मान लीजिए अगर ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, जो पॉजिटिव था पहले वो हो जाएगा अब नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव एंड हो जाएगा जो पॉजिटिव था, और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड हाफ साइकिल में। इसके बाद यहाँ के बाद ये फिर मैक्सिमम पे जाएगा, फिर ज़ीरो हो जाएगा करंट। लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी करंट की, रिवर्स हो गई, ठीक है। पहले क्या थी करंट की डायरेक्शन, ए टू बी कुछ इस तरीके से थी, लेकिन अब क्या होगी बी टू ए। फिर से पहले करंट यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर ज़ीरो होगा, इस तरीके से। लेकिन बहुत तेज़ी से होता है, काफ़ी 50 हर्ट्ज़ इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, काफ़ी हैवी फ्रिक्वेंसी है, पर सेकंड 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से ये चेंज होता है एक सेकंड में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोलरिटी इनकी चेंज होती है। डायरेक्शन करंट की ये है अभी, अब डायरेक्शन करंट की ये है। पहले इधर थी डायरेक्शन करंट की, अब रिवर्स हो गई, इसके अपोजिट हो गई। ये पॉजिटिव साइकिल, ये सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से करंट की डायरेक्शन रहती है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ तक, फिर दूसरे हाफ साइकिल में यहाँ तक, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो वो करंट होता है एसी करंट। हमारे घर में जो डायरेक्शन होती है करंट की, पहले एक डायरेक्शन में आएगा करंट, फिर दूसरी डायरेक्शन में, उसी एक जो साइकिल होगी उसकी, एक साइकिल में दो बार ज़ीरो हो जाएगा करंट, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो बार ज़ीरो हो गया करंट, मैक्सिमम हुआ दो बार और दो बार ही ज़ीरो हो गया एक हाफ साइकिल में, ठीक है। ऐसे 50 साइकिल्स होते हैं एक सेकंड में, तो इतनी तेज़ी से ज़ीरो होता है और मैक्सिमम होता है, ज़ीरो होता है और मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा चेंज रहता है इसमें, ठीक है। तो वो जो हमें दिखता नहीं है, बहुत तेज़ी से होता है ये चेंज, तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं हम, डायरेक्शन देख ली, मैग्नीट्यूड देख लिया, सारी चीज़ देख ली। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट हाँ स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि इसकी डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। और क्यों नहीं है इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से इसे मैं यहाँ रिमूव कर लेता हूँ। अब देखते हैं करंट इज स्केलर क्वांटिटी, प्रूफ करते हैं इस चीज़ को कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ठीक है। इसे आप नोट कर लेंगे। तो प्रूफ करते हैं अब, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्यों होती है ये स्केलर क्वांटिटी? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें चेक करना है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। हम उसी बिहाफ पर बता देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि साथ में उसको वेक्टर लॉस को भी फॉलो करना है उस क्वांटिटी को, तब ही वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए
मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, साथ ही वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर फॉलो होने चाहिए वेक्टर्स लॉ जो हमने क्लास 11th में स्टडी किए थे। अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी और उसको हम टेंसर भी कहते हैं। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं उसे हम टेंसर क्वांटिटी कह देते हैं। साथ में अगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है तो करंट को हम टेंसर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रीट करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बात। तो करंट के पास क्या क्या है? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है करंट के पास, ठीक है, डायरेक्शन है, ओके, लेकिन वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करती, वेक्टर्स लॉ डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए इन तीनों ही कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तब वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। लेकिन करंट में ये क्वांटिटी फॉलो नहीं, सॉरी ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर्स लॉ डज नॉट फॉलो, किसमें? करंट में नहीं होता। ठीक है, क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए ये फॉलो करना जरूरी है। वेक्टर्स लॉ शुड फॉलो फॉर वेक्टर। अगर ये तीनों चीजें फॉलो करती हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होती है तो फिर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? स्केलर हो जाएगी। तो यहाँ वेक्टर लॉ फॉलो नहीं होंगे। ऐसे हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से फॉलो नहीं होगा। देखिए, हम दो वायर लेते हैं, एक हमने ये वायर लिया और एक हमने ये वायर लिया, ठीक है। इसमें सपोज 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ इस वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एक और वायर लिया, उसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया। तो आप कितना बताएंगे इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा? देखिए, किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कहलाता है कि जितना करंट एंटर करता है किसी पॉइंट पर उतना ही वहाँ से एग्जिट करता है। अगर हम यहाँ जंक्शन रूल लगाएं इस पॉइंट पर तो यहाँ कितना हो जाएगा करंट? 4 + 3 7 एम्पियर करंट इस वायर में फ्लो करेगा। क्लियर सी बात है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल, ठीक है। और वैसे भी आप देख लो, कोई दो वायर ले लो, कनेक्ट करके देखो, 7 एम्पियर करंट ही निकलेगा, दोनों को जुड़ जाएगा, करंट जुड़ जाएगा, ठीक है बात। और इन दोनों वायर्स के बीच में एक वायर हमने ये लिया, एक वायर ये लिया, और जो एंगल है वो रखा हमने 90 डिग्री। सही है बात, 90 डिग्री एंगल है दोनों ही वायर्स के बीच में। अच्छा ये बताइए, इनके बीच का एंगल अगर हम चेंज करें तो क्या इस करंट पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भले ही कुछ भी एंगल कर दो, इन वायर्स को खींच लो, मोड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अलग अलग एंगल पे रखो तो भी 7 एम्पियर का करंट ही निकलेगा। पहली बात तो ये है, ठीक है। यही हमें दिख गया कि वेक्टर्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। मैग्नेट जो रिजल्टेंट है वो अगर वो तो एंगल पे डिपेंड करता है ना। वेक्टर्स लॉ अगर फॉलो कर रहा है तो कोई कैसे करता है, अभी देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर्स लॉ में? r² = a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा, यही होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ हम a ये है, b ये है, निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट करंट कितना होगा? नेट करंट अगर हम निकालें तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos ऑफ 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90 डिग्री है। ए कितना है? 3 है। बी कितना है? 4 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 × 3 = 9 प्लस 4 × 4 = 16 प्लस cos 90 0 होता है, तो ये तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, इसे हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं है इसका। कितना हो गया ये? 25। तो आई नेट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो 25 का अंडर रूट करेंगे भाई, 25 का स्क्वायर रूट, तो 5 एम्पियर आएगा। वेक्टर्स लॉ से अगर वेक्टर लॉ को ये फॉलो करता है, अगर करंट, तो कितना करंट आता? 5 एम्पियर करंट आता। लेकिन आता कितना है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ जंक्शन रूल? 7 एम्पियर। तो ये तो डिस्क्रिपेंसी हो गई ना, तो ये गलत है, ठीक है। करंट तो सिंपल है, किरचॉफ जंक्शन रूल ठीक ही है, क्योंकि वो करंट को हम मैग्नीट्यूड भी नाप के देखते हैं एमीटर में, तो 7 एम्पियर का ही हमको करंट मिलता है। प्रैक्टिकली हम देखें तो 7 एम्पियर ही हमको मिलेगा, लेकिन थ्योरेटिकली हमने चेक किया अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ ऑफ
रिजल्टेंट वाला जो पैरेललोग्राम वाला जो लॉ लगाते हैं उससे हम अगर इसका रिजल्टेंट निकालें तो कितना आ रहा है 5 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है करंट। सो करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, अगर करंट जो है मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ओके, तो कितना करंट होगा? करंट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ले लिया अगर हमने, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो कितना करंट होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो कितना करंट बनेगा? क्योंकि चार्ज तो फ्लो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, तो I इक्वल्स टू होगा Q इंटू एफ। क्लियर है? F क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की? पर सेकेंड, ठीक है, या फिर हर्ट्स। क्लियर है ना बात? तो यहां से अगर आप देखें तो क्यों है ये फॉर्मूला, आप कहेंगे डायरेक्ट कैसे आ गया? F इक्वल्स टू क्या होता है? 1 टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है ना, पर सेकंड है। सिंपल सी बात, देखिए यहीं से मैं लगा देता हूँ, आपको यूनिट से समझा देते हैं। Q कूलाम हो गया, F फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? पर सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, ही तो करंट होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। वैसे भी आप इस फॉर्मूले को लगा दिए, 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है T इक्वल्स टू 1/f और F इक्वल्स टू 1/t। अगर कोई चार्ज पार्टिकल F फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहा है पर सेकेंड, वो F साइकिल मूव कर रहा है, तो उसका कितना करंट होगा? Q इंटू एफ। जितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, उससे मल्टीप्लाई कर दो चार्ज को, तो आपको करंट मिल जाएगा, ठीक है बात। अब देखते हैं इसके बाद हम इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? देखिए सारी चीज़ें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, बस छोटा सा पार्ट में समझा देता हूँ शॉर्ट में। इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि अब जो भी काम होगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट से ही होगा। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट और दूसरा पैसिव एलिमेंट। अब इनमें डिफरेंस क्या रहता है? एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है? तो देखिए जो चार्ज को सप्लाई करता है, चार्ज सप्लाई या फिर करंट की सप्लाई करता है, या फिर कहें इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजता है, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए करंट से हमें मिलता क्या है? करंट से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही तो हम ट्रांसफर कर पाते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मूव कराते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो चार्ज सप्लाई करे या करंट सप्लाई करे या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसको हम एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। और जो कंज्यूम करे, कंज्यूम और स्टोर चार्ज या फिर करंट या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके, उसको कहेंगे हम पैसिव एलिमेंट। कैसे समझ सकते हैं इसे? ऐसे समझ सकते हैं आप, एक रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, और उसमें हमने लगा दिया एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बात। तो ये जो बैटरी है यही तो चार्ज सप्लाई करेगी, ठीक है, चार्ज सप्लाई करेगी, करंट फ्लो करेगा सर्किट में, ये सर्किट कहलाएगा। तो ये है एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि ये
इस सर्किट में चार्ज फ्लो कराएगी, करंट फ्लो कराएगी और इलेक्ट्रिक एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस तक। इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस मीन्स कोई भी बल्ब, आप इसे बल्ब ले लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। ये कोई भी एक बल्ब है, ठीक है बात। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी तभी तो ये बल्ब ग्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज होगी, लाइट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब ग्लो करेगा तो लाइट एनर्जी निकलेगी, ठीक है बात। तो ये एक्टिव एलिमेंट हो गया, और कंज्यूम कौन कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वो कर रहा है बल्ब। तो बल्ब क्या हो गया, ये हो गया पैसिव एलिमेंट, ठीक है बात, पैसिव एलिमेंट, जो कि क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। बल्ब इज पैसिव एलिमेंट, ठीक है। बैटरी या सोर्स जो भी है करंट या चार्ज का, वो एक्टिव एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, ये तो सिंपल सी बात है कि एक्टिव और पैसिव में हो गए। दूसरा एग्जांपल आप इसका स्टोर वाला ले सकते हैं, कंज्यूम कर रहा है, यहाँ तो बल्ब कंज्यूम कर रहा है ना। और दूसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं दिस कैपेसिटर वाला केस। एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी से, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वाला केस है ये, ठीक है बात, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड, ये हो गई बैटरी, ओके। और ये है कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर C, जिसका कैपेसिटेंस है। जब ये चार्ज होगा तो ये स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये स्टोर कर रहा है एनर्जी को, ठीक है। तो ये हो गया पैसिव एलिमेंट, कैपेसिटर इज पैसिव एलिमेंट, और बैटरी तो आपका एक्टिव एलिमेंट है ही, ठीक है बात। अब देखिए एक किसी भी सर्किट में क्या क्या हो सकता है, एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट में कौन कौन हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है, कि ये कैपेसिटर है किसी भी सर्किट में। दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक साथ हो सकते हैं। और एक क्या हो सकता है, एक इंडक्टेंस हो सकता है, कॉइल हो सकती है, जिसको अभी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में हम इसे स्टडी करेंगे। इंडक्टर कहते हैं हम इसको, इंडक्टर, ठीक है, एल जिसका इंडक्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये कैपेसिटेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, पैसिव एलिमेंट के। रेजिस्टेंस हो सकता है, रजिस्टर कह सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस या रजिस्टर, ओके। कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, और इंडक्टर हो सकता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट फ्लो का फ्लो अपोज फ्लो ऑफ करंट, इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, रोकता है करंट के फ्लो को, आगे नहीं जाने देने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। कैपेसिटर क्या करता है, ये अपोज करता है, इट अपोजेज वेरिएशन इन वोल्टेज। अगर हम वोल्टेज में किसी सर्किट में वेरिएशन करें, जैसे यहाँ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये चार्ज होगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अगर हम इसके वोल्टेज, ये चार्ज हो गया किसी भी एक वैल्यू तक चार्ज हो गया, ये मान लिया यहाँ से हटा दिया, और ये चार्ज हो गया V पोटेंशियल डिफरेंस तक। अगर अब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हों, ठीक है, एक बल्ब के थ्रू हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, एक बल्ब लगा दिया और ये डिस्चार्ज चल रहा है, इसका डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, तो हम इसके वोल्टेज, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा। जैसे जैसे डिस्चार्जिंग होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डाउन होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो हम इसको एक साथ इसकी वोल्टेज को जितनी थी पहले, मान लीजिए कि पहले इसका 10 वोल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज इसकी 10 वोल्ट थी। अगर हम इसकी जो वोल्टेज है इसको जैसे जैसे डाउन होगा तो ये 9 वोल्ट, 8 वोल्ट, कुछ इस तरीके से इसकी वोल्टेज डाउन होती जाएगी जैसे जैसे बल्ब ये ग्लो करेगा। अगर हम इसकी वोल्टेज को अचानक से चेंज करना चाहें, मीन्स वही लाना चाहें, 10 वोल्ट लाना चाहें, तो हम इसमें एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर से इसको एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बैटरी से कनेक्ट करके दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि एक बैटरी से कनेक्ट किया, लाइक दिस,
और इसकी वोल्टेज को 10 वोल्ट तक फिर से हम लाना चाहें, क्योंकि ये 10, 9, 8 कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रही है वोल्टेज, क्योंकि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो एक बैटरी लगाएंगे इसको चार्ज करने के लिए, तो ये इंस्टेंट चार्ज नहीं होगा, मींस इंस्टेंटली इसकी वोल्टेज 10 वोल्ट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हम तो इसको एक वायर के थ्रू चार्ज करना चाहेंगे ना, एक वायर के थ्रू चार्ज करना चाहेंगे, तो वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, तो चार्ज फ्लो होने में भी टाइम लगेगा, तो इसको चार्जिंग में भी टाइम लगेगा, तो ये अपोज करेगा किसका? वोल्टेज इंक्रीज का। जो हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो उसको इसका क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर है अपोज करेगा, मीन्स उसको बढ़ने से रोकेगा, इतनी जल्दी वो चार्ज नहीं होगा। तभी तो हमें इसको बैटरी लगानी पड़ रही है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम, पॉजिटिव चार्ज को हमें फ्लो कराना पड़ेगा, इसी पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट यहाँ से नेगेटिव चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा इस नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट, तो ये अपोज करेगा किसका? वोल्टेज का, जो हम इसको दे रहे हैं, वेरिएशन इन वोल्टेज। अगर हम इसमें वेरिएशन करें, वेरिएशन मीन्स इसे वोल्टेज दें, तो उसमें क्या करेगा? ये अपोज करेगा। तो यही काम करता है कैपेसिटर, अपोजेज वेरिएशन इन वोल्टेज। अगर वेरिएशन हो रहा है वोल्टेज में तो उसका ये अपोज करता है, ठीक है। अगर हम इसको इंस्टेंट चार्ज कर पाते, मीन्स इसे आप ऐसे समझिए कि कोई एक बकेट है ना, और उस बकेट में हम पानी भरना चाहते हैं, तो हम पाइप के थ्रू भरना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि 10 मिनट में भरता है पानी, इस बकेट में 10 मिनट लगते हैं पानी को भरने में, पानी से भरने में, ठीक है बात। अगर हम इसे इंस्टेंटली बहुत ही 1 सेकेंड या 0 सेकेंड के अप्रॉक्स इंस्टेंटली से भरना चाहें, तो हम क्या करेंगे? एक बड़ी बाल्टी लाएंगे जिसमें बहुत सारा पानी होगा और उसमें उड़ेल देंगे हम, और ये पूरी भर जाएगी इंस्टेंटली, ठीक है। कोई भी पाइप नहीं लगाएंगे, पाइप का रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तो ये भर जाएगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है ना। यहाँ तो हम वायर के थ्रू भरना चाहेंगे ना, इसकी जो वोल्टेज कम हो गई है वायर के थ्रू, लेकिन वायर का तो अपना रेजिस्टेंस होता है, वो भी एक टाइम लेगा, तो ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ रहा है, बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है, ये अपोज कर रहा है वोल्टेज का, तभी तो वर्क करना पड़ रहा है बैटरी को। पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, कब होगी? क्योंकि इसके अगेंस्ट जा रहे हैं हम, ठीक है बात। तो ये कैपेसिटर क्या करता है? अपोजेज वेरिएशन इन वोल्टेज। वही चीज़ है, ये वाटर से समझाया मैंने, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है जिससे हम इसको चार्ज करना चाहते हैं फिर से। तो कैपेसिटर का काम है अपोजेज वेरिएशन इन वोल्टेज। और इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर करता है अपोजेज वेरिएशन इन करंट। वेरिएशन इन करंट, अगर हम किसी सर्किट में करंट को वेरी करें तो ये उसका अपोज करेगा, करंट को वेरी नहीं करने देगा, कम या ज़्यादा नहीं करने देता है, उसके अपोजिट सेम करंट ये प्रोड्यूस कर देता है इंडक्टर, ठीक है। किसी भी सर्किट में अगर हमने ये करंट सर्किट लगा दिया, इस सर्किट में अगर हम करंट को वेरी करें तो ये करंट को वेरी करने से रोकता है, ठीक है। उसके अपोजिट अगर हम करंट को कम करें, अगर करंट को हम कम करें, इसी डायरेक्शन में करंट कम हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक और करंट प्रोड्यूस कर देता है, ये मीन्स उस करंट को बढ़ा देता है। जितना ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उसके अलोंग ही एक करंट बना देगा, उसको उतना ही लेके आएगा जितना था पहले करंट, है ना। तो ये अपोज करता है वेरिएशन इन करंट। इसे पढ़ेंगे हम डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट का ये पार्ट है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट, दो तरह के एलिमेंट होते हैं। पैसिव एलिमेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसी से हमारा काम होगा। देखिए किसी भी एक सर्किट में आर, सी, एल तीनों हो सकते हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एल, सी, आर सर्किट होगा, तीनों एक साथ होंगे, वहाँ इम्पीडेंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज मोशन में है तो करंट होगा। ज़रूरत क्या है इसकी? हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिक करंट होता है, उससे हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हमारे घरों तक जो बिजली आती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ही है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारे घरों तक, इसको हम स्टडी करना है, कंप्लीट स्टडी करना है। इस चैप्टर में मोस्टली डीसी करंट के साथ बात करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम एसी करंट के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कंडक्शन, सबसे पहले देखेंगे कंडक्शन इन लिक्विड। करंट की बात कर ली हमने, अब देखेंगे करंट लिक्विड में कैसे फ्लो करता है। उसके बाद देखेंगे हम करंट गैस में कैसे फ्लो करता है,
उसके बाद देखेंगे हम करंट मटेरियल में कैसे फ्लो करता है, तब हमारा चैप्टर अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम सिलेबस स्टार्ट होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे, उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। कंडक्शन इन लिक्विड, कंडक्शन इन गैसेस, देन हम बात करेंगे कंडक्शन इन मटेरियल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी सिलेबस से है, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पार्ट चलेगा, फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड। थैंक यू।